नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात चीन और पाकिस्तान की करने वाला हूं। और यह बात क्यों, यह चर्चा क्यों? क्योंकि कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए, आपको, मुझको, हम सबको संबोधित करते हुए कहा कि चाहे LOC हो, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान के पास हमारा एक इलाका है जिसको पाक अधिकृत कश्मीर हम कहते हैं, वहां LOC है, और चीन के साथ हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको लेकर बरसों से विवाद चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे LOC हो या LAC, कोई भी हमारी जमीन पर निगाह डालेगा, गंदी नजर से देखेगा, तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत पीछे बैठने वाला नहीं है, चुपचाप बैठने वाला नहीं है। आंखों में आंखें डालकर हम जवाब देंगे, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और इसके लिए दो शब्दों को साथ जोड़ा प्रधानमंत्री ने, आतंकवाद और विस्तारवाद। अब यह बात साफ है, जब आतंकवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो वो दरअसल पाकिस्तान की बात कर रही है। पाकिस्तान की बरसों पुरानी एक नीति है, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, कि छोटे छोटे हमले करते रहो, आतंकवादी गतिविधियां करते रहो, भारत को जख्म देते रहो। तो आतंकवाद की बात की, आतंकवाद की बात हमने पहले भी की है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के साथ विस्तारवाद को भी जोड़ दिया। और विस्तारवाद का मतलब सीधा निशाना, सीधा इशारा, नाम नहीं लिया है चीन का। इस पर कुछ लोग एतराज करते हैं कि हम पाकिस्तान का सीधा नाम लेते हैं, चीन का नाम लेने से हमें गुरेज क्यों होता है। लेकिन साफ इशारों में प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद की भी बात की, यानी कि चीन की भी बात की, और कहा कि देखिए, हमारे सैनिकों ने, हमारी बहादुर सेना ने माकूल जवाब दिया। जाहिर सी बात है, वो 15 और 16 जून की दरमियानी रात की बात कर रहे थे, जब चीन ने हम पर हमला किया, हमारे इलाके में घुसपैठ की, हमारे 20 जवानों की हत्या कर दी। ये बहादुर देश के लिए हंसते हंसते न्यौछावर हो गए, अपने प्राण त्याग दिए इन्होंने। तो इनका भी जो इनकी कुर्बानी थी वो जाया नहीं जाएगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। ये प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं। विस्तारवाद का जिक्र जब प्रधानमंत्री लद्दाख गए वहां पर भी किया था। तो ऐसे में आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों को जोड़कर प्रधानमंत्री का कहना, क्या हमने सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन को चुनौती दे दी है, साफ बता दिया है आपके मंसूबों को हम पूरा नहीं होने देंगे, इन पर हम पानी फेर देंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा पहले वो सुनिए। लेकिन विपक्ष, खास कांग्रेस को प्रधानमंत्री की इन बातों पर, इस ताल ठोकने पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, उसका हमने हिंदी तर्जुमा भी आपके सामने अभी पेश करने वाला हूं। एवरीबडी बिलीव्स इन द कैपेबिलिटी एंड वैलर ऑफ द इंडियन आर्मी एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर whose cowardice allowed China to take our land, whose lies will ensure they keep it। यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सभी को भारतीय सेना की क्षमता और शौर्य पर विश्वास है। ये चलाइए ट्वीट। सिवाय प्रधानमंत्री के, जिनकी कायरता ने ही चीन को हमारी जमीन लेने दी, जिनका झूठ सुनिश्चित करेगा कि वो चीन के पास ही रहेगी। सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी के LAC to LOC प्लान से काबू में आएंगे चीन और पाकिस्तान? और क्या अब चीन पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत तजुर्बा है उन्हें, सरकार चलाने का भी, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक मेरे साथ हैं, और 4 प्राउड सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड मेरे साथ हैं। ये लद्दाख में रह चुके हैं, ईस्टर्न कमान को संभाल चुके हैं, चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इसी इलाके में 2011-12 में। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच रिटायर्ड, मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड मेरे साथ हैं, और कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड। तो 4 फौजी मेरे साथ हैं।
और मेरा सवाल सीधा जनरल कुलकर्णी आप ही से शुरू करूंगा। एलएसी और एलओसी दोनों का जिक्र, आतंकवाद और विस्तारवाद का एक साथ पहली बार जिक्र आ रहा है। यह सीधा हम संदेश दे रहे हैं चीन को भी और पाकिस्तान को भी, खास चीन को, या हम दरअसल एक बड़ा जोखिम भी उठा रहे हैं? दोनों जगह हमने अब मोर्चा खोल दिया है। संदीप, सबसे पहले बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कही, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने एक तरीके से, मैं चेतावनी तो नहीं कहूंगा पर आगाह जरूर किया है हमारे दोनों पड़ोसी मुल्कों को, चीन और पाकिस्तान को, बगैर उनके नाम लिए, कि भाई एलओसी से एलएसी तक हिंदुस्तान की फौज क्या कर सकती है, देश क्या कर सकता है, पूरी दुनिया जानती है। और अगर हमारी प्रभुसत्ता पर कोई आंच उठेगी तो हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जैसे दिया है उसी माफिक और कड़क जवाब देंगे। तो ये जो बातें कही हैं ये साफ शब्दों में, और ये बात जब उन्होंने कही है आत्मसम्मान, हिंदुस्तान के आत्मसम्मान की बात कही, उसके साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात कही। लेकिन जब विस्तारवाद और आतंकवाद के बारे में वो जब प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे लगता है साफ शब्दों में इससे ज्यादा और कौन क्या कह सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, उस पे दो बिल्कुल भी, मतलब सारा देश, उन्होंने कहा भी सारा देश एकजुट है। सारा देश यदि अगर देश के ऊपर आएगा तो कोई देश एकजुट है, बिल्कुल देश एकजुट है। जनरल कुलकर्णी, हमारी फौज के साहस, उनकी वीरता, उनकी जांबाजी पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है। पर यहां पर जब प्रधानमंत्री विस्तारवाद की बात करते हैं तो चीन का हम सीधा नाम क्यों नहीं लेते? हम पाकिस्तान को नेम एंड शेम करते हैं, हम चीन को नेम एंड शेम क्यों नहीं करते? संदीप की दो बातें हैं इसमें। सबसे पहले, जो भी ट्रांसग्रेशन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्रांसग्रेशन जो हुआ है उसके ऊपर मिलिट्री कमांडर्स पे बातचीत हो रही है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन सरकार लगा रही है, डिप्लोमेटिक अप्रोचेस हो रहे हैं, सब तरीके से बातचीत हो रही है। जब कोई हर एक चीज जो है, अगर हमारी की कोशिश है कि अगर मामला सुलझे, अगर उलझाने वाली बात है तो आप किसी को भी गाली गलौज करने के में लग जाओ। आफ्टर ऑल इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ही कैन नॉट से समथिंग जो दुनिया चाहती है। वो हम लोग हमारे मुंह से हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, वो जो कुछ कहते हैं उनकी हर बात पे असर पड़ता है। हर एक बात वो जो कहते हैं दुनिया उसका मतलब निकालने की विस्तारवाद का, जनरल कुलकर्णी, विस्तारवाद का मतलब ये हुआ कि चीन ने घुसपैठ की है ना, हमारे इलाके में आया है। विस्तारवाद का तो मतलब यही हुआ। नहीं संदीप, इसमें थोड़ा सा वही मैंने कहा ना, शब्द है ट्रांसग्रेशन, नॉट इनकर्शन। ट्रांसग्रेशन यानी जैसे आप कह रहे हैं पेट्रोल पॉइंट 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, पेट्रोल पॉइंट है, वो भी आए और हम भी गए। अब वहां पर जो परसेप्शन पे है, कहां पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, 15 है, 16 है, या फिर जहां पे ट्रांसग्रेशन हुआ है वो है पेंगांग त्सो लेक, जहां पे हम लोग फिंगर 8 तक जाते थे और वो फिंगर 4 तक आते थे। ये कहना कि हम फिंगर 8 तक जाते थे और वो उसके आगे नहीं आते थे, मैं कहूंगा कि यस, उन्होंने आकर के इंकर्शन किया। ऐसे नहीं है, उन्होंने क्या उसको कहते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्यों ये संधियां हैं 93, 96, 2003, ये संधियां क्या कहती हैं? संधियां यही कहती हैं जब पेट्रोलिंग होगी, जब परसेप्शन पे है तो हम लोग, मैं इन डिटेलिंग में आता हूं जनरल कुलकर्णी, मैं इन डिटेलिंग में आता हूं। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही, सेना के साथ है, पूरा देश है, हमें पूरा भरोसा है अपने सैनिकों पर। लेकिन राजीव प्रताप रूडी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमने जो ये विस्तारवादी ताकतें हैं, यानी कि चीन, जो हिमाकत की 15 और 16 जून की दरमियानी रात को हमने उनको जवाब दे दिया है। हमने क्या जवाब दिया है? क्या चीन वापस चला गया है? क्या मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक की जो बातें हो रही हैं उसमें चीन अपनी बात मान गया है? चीन तो अपनी बात पर डटा हुआ है। वो तो कह रहा है कि भारत इस सिचुएशन को गलत तरीके से विश्लेषित कर रहा है। संदीप जी, मुझे नहीं पता था कि ये डिबेट आप चीन पर कर रहे हैं। मुझे तो कहा गया था कि ये डिबेट प्रधानमंत्री के भाषण का ओवरऑल देश में क्या दिशा है उस पर कर रहे हैं। हाँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं चीन पर, और मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, और मैं उसी बात को मानता हूं कि भारत का 1 इंच भी जमीन, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है, तो मैं मान के चलता हूं और ये हमारे लिए सत्य है कि देश का 1 इंच भी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। अब विश्लेषण करने वाले जो कहें,
रहा सवाल कि पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता है, और जब देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर की बात की है तो आत्मनिर्भरता सिर्फ यहाँ अपने आप में आर्थिक रूप से नहीं, बट वैसे देशों को भी चुनौती देना है जो जिसके कारण आत्मनिर्भरता के कारण उनको बड़ी चुनौती बनेगी। और हम इस बात को भी ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ हम आर्थिक रूप से नहीं, मिलिट्री रूप से भी ये कहना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लेकिन जो टिप्पणियाँ होती हैं, और ना ही आप उस स्थान पर गए हैं, और डायलॉग्स तो कहीं का भी प्रोसेस होता है। आज के समय ना कोई युद्ध जीतता है ना कोई हारता है, और उसमें अगर कहीं विषय उभर के आते हैं तो उसका रास्ता निकाला जाता है, और जो मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स या जिस लेवल के भी टॉक्स होते हैं उस एंगेजमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि आप पड़ोसी बदल नहीं देंगे, और ये बॉर्डर हमारा कॉमन बॉर्डर है। और इस बात को मैं बार बार ये कहते हैं, और सभी यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कि जो LOC है वो परसेप्शन का लाइन है। वो कोई इस तरह से, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने बॉर्डर तार के साथ खींच दिया है, पाकिस्तान के साथ बहुत जगह हम लोगों ने तार की तरह खींच दिया है, चीन के साथ वैसा कोई लकीर खींच करके तार खींचा हुआ नहीं है। और कई स्थानों पर तो भारत के लोग भी, भारत की फौज भी अंदर जाती है और अपना सिगरेट का डिब्बा हो या पानी का बॉटल हो वो भी छोड़ के आ जाती है और कहती है कि भाई हमारा हिस्सा है। तो आखिर इस पूरे जहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, या लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसके परसेप्शन को हम अगर बदल करके यहाँ चर्चा करें तो पता नहीं किसके पास इसकी जानकारी इतनी है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसमें भारत की सरकार ने 1 इंच जमीन किसी को नहीं दिया है। मतलब अप्रैल वाली स्टेटस को आंके है, यथास्थिति अप्रैल वाली बनी हुई है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, और अगर कोई कहता है तो गलत है, और इसमें अगर कोई विवाद पैदा करता है तो देश के पक्ष में नहीं है और भारत की फौज को कमजोर दिखाना चाहता है, और वो बिल्कुल सही बात नहीं है। राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं, मैं पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछता हूं। एवरीबडी बिलीव्स इन द कैपेबिलिटी ऑफ द वैलर ऑफ द इंडियन आर्मी एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर हुज कावर्डिस, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है, हुज कावर्डिस अलाउड चाइना टू टेक आवर लैंड, हुज लाइज विल इंश्योर दे कीप इट। देखिए, राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो किसी पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलने से अगर उनका TRP बढ़ता है तो वो बढ़ा ले। लेकिन हम इतना साफ तौर से कहना चाहेंगे कि जब जितनी बार वो देश के फौज, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वहाँ बंदूक लेकर खड़े नहीं हैं, वो फिर देश के फौज के साथ और नीतिगत तरीके से खड़े हैं, और देश की फौज लड़ करके वहाँ अपनी सीमा की सुरक्षा कर रही है। और उसके नेतृत्व में अगर आर्मी चीफ है, रक्षा मंत्री है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री है, जो लोकतंत्र में जिसमें सिविल अथॉरिटी में हमें भरोसा है, और उसी के तहत इस देश की फौज है, और इस देश के फौज को कहना कि वो कावर्डिस का है, तो वो किसी नहीं, फौज को नहीं कह रहे, सीधे तौर से फौज के बारे में कह रहे हैं, वी बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ द कैपेबिलिटी एंड वैलर ऑफ द इंडियन आर्मी, कि मुझे भारतीय सेना की क्षमता और शौर्य पर विश्वास है। बारे में अगर वो कहते हैं नहीं, वैलर ऑफ द इंडियन आर्मी कहते हैं, तो फिर वहां पर खड़े होकर तो वही फौजी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनका वैलर में विश्वास होता है, और उनको कहते हैं कि तुम तो हार गए, तुमने कब्जा करा दिया, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को उसमें नाम लेते हैं। तो आप कह किसको रहे हैं? आप सीधे तौर से, और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारत में हमारा जो लोकतंत्र है उसमें फौजी आके अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है। फौज के लोगों के पास ये अनुमति नहीं है कि वो आकर के टेलीविजन पर आके डिफेंड करे। तो जब फौज ये कह रही है कि हमने 1 इंच जमीन नहीं गंवाया है, तो ये राहुल गांधी जी को अचानक सो करके उठ करके ये कहाँ से याद आ जाता है, और उनको कहाँ से देश के प्रधानमंत्री कमजोर दिखते हैं? हम लोगों ने जब उरी में हुआ तो उसके बाद पठानकोट में हुआ, जिस प्रकार से बालाकोट में जाके स्ट्राइक हुआ, जिस प्रकार से पुलवामा के बाद घुस करके हम लोगों ने स्ट्राइक किया, ये सब बलवान, उनको नहीं दिखाई देता कि भारत की फौज का पराक्रम क्या है। तो अगर उन्हें राजनीतिक रूप से टिप्पणी करना है तो वो सिकुड़ करके, जिस तरह से राजनीतिक उनकी परिस्थितियां उभर रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में इतना खोखलापन आ गया है कि वो देश के प्रधानमंत्री को ये देख करके कमजोर बताना चाहते हैं, देश की फौज को कमजोर बताना चाहते हैं। तो देश की जनता इसीलिए देश के प्रधानमंत्री का ऐसे शब्दों का आरोप के कारण उनकी पॉपुलैरिटी हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हो, 15 हो, 17 हो, डेप्सांग हो, पैंगोंग सो हो, वहां पर तो स्ट्रक्चर्स भी खड़े कर दिए हैं, फिंगर 8 की जगह फिंगर 4 तक पहुंच गया है चीन। ये बातें भी तो सामने आई है ना, सामने आई है, लेकिन किसने स्वीकार किया है? आप लोग बार बार ला करके, और जो राहुल गांधी के ट्वीट से अगर देश के सीमा को आप आंकने लगे, तो मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि सबसे ज्यादा संदीप जी को पता है या
फिर देश की सरकार को और देश के फौज को पता है, या हम लोगों को नहीं, टेलीविजन देश की फौज तो आधिकारिक बयान नहीं देती ना, सरकार देती है। बढ़ाते रहे और राहुल नहीं, आज आपने एक अहम बात कही है कि अप्रैल की यथास्थिति बरकरार है। अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही है, लेकिन मेरा सवाल मुकेश नायक आपसे भी है, प्रधानमंत्री को आप कायर कहोगे, झूठा बोलोगे कि झूठ सुनिश्चित करेगा कि वो चीन के पास ही रहेगी जो जमीन चली गई है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत है कांग्रेस को, आपके पूर्व अध्यक्ष को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण 2 भागों में दिया है। पहली बात उन्होंने कही है शौर्य की, पराक्रम की, साम्राज्य विस्तारवाद की और आतंकवाद की, और दूसरे भाग में उन्होंने कहा है स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की। अभी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश का आदमी अपने घर में झाड़ू पोंछा लगा रहा है और बर्तन मांज रहा है, रोटियां बना रहा है, इस आत्मनिर्भरता की क्रेडिट तो आपको जाती है। जो जीडीपी है 0% पे आज चली गई है। निर्यात की क्या हालत है, विदेशी मुद्रा की क्या हालत है, घरेलू उत्पादन की क्या हालत है, 8 कोर इंडस्ट्री की आज क्या हालत है। आपको पता है देश में नौकरियां छूट रही हैं, 50% प्राइवेट सेक्टर के लोगों की नौकरियां छूट गई। जो बचे 50% लोग, वो 30% तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। 1,000 किलोमीटर चल के लोग अपने घरों में लौटे हैं, उनके पांव में क्योंकि संकट काल है, संक्रमण काल है। आपने विदेशी मुद्रा की बात की, $534 बिलियन से ऊपर हो गया है विदेशी मुद्रा का भंडार। आयात, मैं बात कर रहा हूं आयात और निर्यात के असंतुलन की। एक तरफ चाइना जो हमको ललकार रहा है, उसका $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हम कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हमें $5 ट्रिलियन पे जाना है। अगले 5 साल का हमारा लक्ष्य है। तो हम ये देखें कि हमें घरेलू समस्याओं को भी एड्रेस करना चाहिए। नहीं, पर यहां पर कायरता का और झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। मेरा सवाल यह है, ऐसी भाषा की जरूरत है क्या? देखिए, अगर सब कुछ सामान्य है चीन और भारत की सीमा के बीच में, तो 30-30 हजार फौजी क्यों खड़े हुए हैं? बार बार बातचीत का दौर क्यों चल रहा है? बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि चीन की सेना को पीछे हट जाना चाहिए? तो अगर बार बार कहा जा रहा है कि पीछे हट जाना चाहिए, तो वो कहां खड़े हैं और उन्हें कहां हट जाना चाहिए? इस बात को तो देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि बार बार ये कहा जाता है कि हम फौज पर उंगली उठा रहे हैं। हम चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार पर उंगली उठाते हैं महानुभाव, फौज पर इस देश में कोई उंगली नहीं उठाता। चाहे 1971 की बात हो, 62 की बात हो, 67 की बात हो, जब भी कोई बाहरी दुश्मन भारत को ललकारता है, तो भारत का बच्चा बच्चा एकजुट होकर उसका सामना करता है और चिंता प्रकट करता है। और ऐसे ही आज भी भारत एक है, चाहे साम्राज्य विस्तारवाद की चाइनी नीति हो, चाहे पाकिस्तान का आतंकवाद हो, पूरा देश इनके खिलाफ एकजुट है और मर मिटने के लिए तैयार है। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। मैं शब्दों के चयन की बात कर रहा था, आपने उस सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया है। लेकिन ऐसे शब्दों की क्या जरूरत है? सवाल पूछे जाएं और सवाल पूछे जाने चाहिए। लोकतंत्र की, जमहूरियत की ताकत, खूबसूरती यही होती है जनरल सिवाच, कि सवाल पूछे जाएं। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विस्तारवादी ताकतों को हमने माकूल जवाब दे दिया, मेरा सवाल यही है, चीन विस्तारवादी है तो मतलब हमारे इलाके में घुसा तभी तो विस्तारवादी कह रहे हैं, वरना विस्तारवादी क्यों कहा जा रहा है चीन को? और क्या हमने जवाब दे दिया है? जवाब दे दिया। आज राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं अप्रैल की यथास्थिति है। अगर अप्रैल की यथास्थिति है तो मेरे ख्याल से चैप्टर ही क्लोज है। अगर अप्रैल की यथास्थिति है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो किस बात की चर्चा? जनरल सिवाच स्क्रीन पर। अगर एक सेकेंड मुकेश नायक, जनरल सिवाच स्क्रीन पर। देखो संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। यथास्थिति हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 की हो, वो यथास्थिति अभी नहीं है। हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम परसीव कर रहे हैं, स्पेशली 2 जगह, वहां पर चीन एक प्रकार से आया हुआ है। फिंगर 4 से लेके 8 तक हम चाहते हैं यथास्थिति पेंगेंगसो में फिंगर 8 के पीछे जाए चीन। और इसी प्रकार से जो मेन डेपसांग में है, जहां पर वो वाई जंक्शन के पास आ गया है, हम चाहते हैं कि वो जो पुरानी लाइन थी अप्रैल 2020 की, वहां तक जाए। तो हमारे परसीव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चीन अंदर जो भी आया है तो वो वापस जाए, और इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर मान लो यथास्थिति अप्रैल 2020 की होती तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं थी, और फिर तो कोई हमारे आपस में
पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। और बिल्कुल ठीक बात है कि जिस प्रकार से जमावड़ा चीन ने कर लिया और भारत ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया, और एक जो मिरर डिप्लॉयमेंट की है, शायद चीन ने अपने सपनों में नहीं सोचा था। मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं जनरल सेवाज, लेकिन हम बहुत जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, न्यूज चैनल हैं, और इस शो पर मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं, ये पूरे 3 पन्ने भरे पड़े हैं। मैं एग्जैक्ट पूरी जानकारी है मेरे पास, कितने हेलीकॉप्टर्स, कितने फाइटर प्लेन्स, कौन सी हमारी तोपें, कौन सी मिसाइल्स लगाई गई हैं, मैं उसकी जानकारी यहां पर नहीं दे रहा हूं। लेकिन हमारी सेना का जमावड़ा और हमारे जो हथियार हैं और जो हमारे प्लेन्स हैं, हमारे टैंक्स हैं, वो वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो चीन को क्या समझ में आएगा जो भारत कर रहा है, या चीन दरअसल वो 15-16 जगह एक साथ मोर्चे खोल देता है? कहां मोर्चा खोला है और मंशा क्या है, यह कभी समझ नहीं आता। यह सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मेरे को लगता है संदीप, एक तो कभी चीन ने यह नहीं सोचा था कि हमारा इतना जल्दी, इतना रोबस्ट एक प्रकार के रिएक्शन होगा। जिस प्रकार से हमने डिप्लॉयमेंट की है अभी लद्दाख के अंदर, वो चीन को एकदम बिल्कुल घबराहट है। छोटे तो मरे, खाए तो मरे, वो सिचुएशन है। मेरे को लगता है चीन ने हैज बीटन मोर देन ही कैन चू। तो इसमें कोई शक नहीं, ये यथास्थिति बनी हुई है कि आज चीन को डर लग रहा है भारत से, और उसको ये फिक्र है कि जिस प्रकार से भारत ने जमावड़ा कर लिया है आपका पूरा का पूरा डीबीओ में, और इसके बाद ईस्टर्न लद्दाख में, चाहे पेंगेंगसो है या डेमचोक चूमर। पर मुझे लगता है कि चीन एक काम तो कर रहा है। चीन 3-4 जगह, जैसे आप बता रहे हो, जहां पर ये पेंगेंगसो में भी आ गया है, गोगरा में भी, और कहीं ना कहीं डेप्सेंग में। नहीं, हिमाचल के अंदर भी अभी खबरें आ रही हैं, वहां पर भी नजरें तरेर रहा है। अरुणाचल की बात तो पहले ही एक तरह से खुद बीजेपी के सांसद सदन के पटल पर कह चुके हैं कि अरुणाचल में वो घुसे हुए। नहीं, देखो ऐसा है कि इसमें मैं यही कहूंगा संदीप, बाकी जगह कहीं घुसा नहीं हुआ है। इसमें यह गलत होगा कि कहना कि अरुणाचल में आंखें तरेर रहा है, हिमाचल में आंखें तरेर रहा है, अरुणाचल में घुसा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं, खुद इनके सांसद ने ये बात सदन के पटल पर कही है। देखो मैं संदीप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से वो अलर्ट है, और हर जगह हम भी अलर्ट है। हम अरुणाचल में भी अलर्ट है, सिक्किम में भी अलर्ट है, और मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल में भी अलर्ट है। मगर वहां पर कोई ऐसा इंकर्शन नहीं हुआ है। मगर यहां पर जो ईस्टर्न लद्दाख में हमारे परसीव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कुछ ना कुछ है, तभी तो हम कह रहे हैं अप्रैल 2020 की स्थिति करें। और मैंने पहले भी संदीप बताया है, मुझे लगता है चीन का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ध्यान डेप्सेंग में है। कहीं लगता है उसको डेप्सेंग में कि वो कहीं हमारे ये दरबुक शोक दौलत भाई गोल्डी रोड को एक प्रकार से इंटीग्रेट करना चाहता है, और उसको डर है कि जिस प्रकार से हमने सब सेक्टर नॉर्थ में जो दौलत भाई गोल्डी जिस 8 किलोमीटर है आपके काराकोरम पास के साउथ में, वहां से उसको डर लगता है कि कहीं हम गिलगित बाल्टिस्तान में तो कुछ नहीं कर देंगे, या बिल्कुल मैं उस पहलू पर भी आने वाला हूं। और दौलत बे गोल्डी जो हवाई पट्टी है, अब उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्साई चिन, हम कर सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा है, 1 मिनट सर, गृह मंत्री ने कहा है अक्साई चिन भी हम वापस लेकर रहेंगे। वहां पर CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। दरअसल वो हमारी जमीन पर ही इन्होंने एक पूरा हाईवे बना दिया है अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल जनरल दयाल ये है, चीन को हम उसी की भाषा में जवाब दे पाएंगे? देखिए, जमावड़ा करना, फौजें तैनात कर देना, वहां पर फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स और मिसाइल्स तैनात कर देना एक अलग चीज है। सलामी स्लाइसिंग चीन कर रहा है, हम उनकी जमीन पर नहीं कब्जा कर रहे। उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का भी वक्त आ गया है क्या जनरल दयाल? देखिए संदीप, आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं पहले तो मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि एक तथ्य है जिस देश में, इस दुनिया में एक तथ्य है कि 1962 के हादसे के बाद भारतीय सैनिक ने, भारतीय सेनाओं का, बिल्कुल भारतीय सेना ने भारतीय सरजमी का, भारतीय हर एक एक इंच की हिफाजत की है और अपनी जान की बाजी लगा दी है। लोगों ने अपना शहादत दी है, लेकिन भारत का नुकसान नहीं होने दिया। उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने इसको अपलॉड किया। फर्स्टली आई थैंक हिम। दूसरी बात में आता हूं, 1962 के बाद हमने चाइना को 1967 और 87 में बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्य की बात है, और सब पॉलिटिशियन, सब पॉलिटिकल लीडरशिप, सब डिप्लोमेट्स इस बात को कई दिन तक चुभेगी सबको, एक बार मैं चुभने वाली बात कह रहा हूं।
देखिए, भारतीय सैनिक 1962 में जो हुआ वो हुआ, और इस बार 2000 जो भी हुआ 2020 में अप्रैल मई में बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा बहुत जो शायद कहीं ना कहीं कुछ हुआ, तभी उसने हमारी वो एक ड्रिल जो है उसको अपसेट कर दिया, हमारा एक जो सेट पैटर्न था उसको अपसेट कर दिया। लेकिन हर पॉलिटिकल लीडरशिप ने इंदिरा गांधी के बाद चाइना की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीडरशिप का हमेशा कोशिश ये रही है किसी तरह चाइना से दोस्ती बढ़ाई जाए, चाइना से किसी ना किसी तरह संबंध बढ़ाए जाए। किसी ने भी चाइना को इस तरह नहीं समझा जैसे हमने पाकिस्तान को समझा, और मैं आज की भी लीडरशिप ने पाकिस्तान को समझा, और 5-6 साल में पाकिस्तान का देखो, मैं उस दिन भी कह चुका हूं, करत तोड़ चुके हैं। जब तक पहले हम पाकिस्तान के साथ भी गलती करते रहे, जब तक आप चाइना के साथ ये गलती करते रहोगे कि आपकी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीडरशिप तो तरह तरह की कनेक्शन में दिक्कत आ गया। आप इस बात को जारी रखेंगे, इत्तेफाक की या ना इत्तेफाकी जो भी हो, कर्नल दानवीर? देखिए, जनरल विशंबर दयाल बहुत ही सुलझे हुए वक्ता हैं, और उन्होंने बड़ी सटीकता से ये बात रखी कि किस प्रकार से हिंदुस्तान जो है एक तरीके का चाइनीज़ अपीजमेंट में इतने सालों से लगा हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। एट द सेम टाइम जो हम पूरा लार्जर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जैसे राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है और अप्रैल 20 से पहली वाली स्थिति बिल्कुल कायम है, तो वो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने जैसे पहले बोला कि वो जानकार नहीं है और वो सिर्फ पॉलिटिकल बात करेंगे, तो उनके लिए ये उनको इस बात पे माफ़ कर देते हैं। बट हकीकत हम सबको मालूम है कि वहाँ पर ट्रांसग्रेशन हुआ है। वहाँ पर चाइनीज़ ने परमानेंट स्ट्रक्चर रिपीट परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े करे हैं, और वो अभी भी परसेप्शन लाइन के इस तरफ है, हमारी परसेप्शन लाइन के, और हम उस चीज़ को कंटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे उसका परसेप्शन हो चाहे मेरा परसेप्शन हो, दोनों के परसेप्शन से 2-2 किलोमीटर पीछे जो है हैवी वेपनरी वाली फौज जो है वहाँ पे होनी चाहिए, वो वैसा नहीं है। कई स्थानों पर वो इस एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहे हैं, स्पेशली देपसांग में, गोगरा में, हॉट स्प्रिंग में और गलवान में। तो ये एक्चुअल स्थिति है, इसीलिए वार्ता हो रही है और इसीलिए वहां पर टेंशन है, यही इसका कारण है। लेकिन हमें ये बिल्कुल कतई नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि इतना बड़ा इंट्रूजन हुआ हो और चाइनीज जो वापस ना गए हो। सुमदरोंग चू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सुमदरोंग चू में साल से ज्यादा तक इंट्रूजन रहा, और जब जनरल सुंदर जी और राजीव गांधी की सरकार जब वहां पे मुस्तैदी के साथ खड़ी हो गई, जब हजारों सैनिकों का वहां पे जमावड़ा हो गया और एक तरीके से संकेत दे दिया कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, चाइनीज वापस गए, तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने का समय कब आएगा? यह समय जब आएगा जब हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें साल लग जाए, 2 साल लग जाए, ये ऐसे जल्दी में और पर जवाब देना होगा। उसकी तैयारी, उसका संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री लाल किले से। हिंदुस्तान ने 87 में जवाब दिया है, हिंदुस्तान ने 87 में जवाब दिया है, और हिंदुस्तान ने डोकलाम में भी जवाब दिया है। हिंदुस्तान बिल्कुल जवाब देगा। और जनरल विशंबर दयाल की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमें जो पैंडरिंग जो है चाइना की जो अपीजमेंट है, ये करना हमें बंद कर देना पड़ेगा, और हमें रणनीति के तहत चाइना को घेरना पड़ेगा। इसमें एक और पॉइंट संदीप मैं हाईलाइट करूंगा कि आप ये मत भूलिए, जब पाकिस्तान को भी संदर्भ में ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वो एक तरीके से ये भी संकेत कर रहे हैं कि चाइनीज जो है अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ईस्ट में, तो क्या कहीं वो पाकिस्तान को शय तो नहीं दे रहा है कि हमने इंडियन आर्मी को यहाँ पे टाई अप कर दिया है, अब तू अपना गेम खेल ले कश्मीर में। तो ये कहीं वहां भी नहीं, मैं ये रंगा बिल्ला की जोड़ी है ना जो ये पाकिस्तान और चीन की, उस पहलू पर भी मैं अभी आने वाला हूं। लेकिन जनरल दयाल, आपका कनेक्शन कट गया था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए संदीप, मैं कह रहा था कि जो भारत की पॉलिटिको डिप्लोमेटिक लीडरशिप है उसको यह समझना पड़ेगा, और भारतीय सेना समझती है कि चाइना अपनी स्ट्रैटेजी से चेंज नहीं करेगा, वो जितनी मर्जी संधि कर लो। जब तक उसको आप 1967 के बाद वो बिल्कुल चुप था, 1987 के बाद वो बिल्कुल चुप था। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उससे जो दोस्ती की है, जो ट्रेड, जो ये कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं चलते। पहले उसको बोलना पड़ेगा, भाई पहले आप डीमार्केट कीजिए, तब मैं आपके यहां चाय पीऊंगा, तब अपने। देखिए, अगर पाकिस्तान में हमारे 20 जवान शहीद हुए होते पाकिस्तान के साथ, हम पूरे के पूरे पाकिस्तान एम्बेसी को घेर लेते। चाइनीज एम्बेसी में आज तक हमने घेरा है,
किसी ने चाइनीज का बाइकआउट किया है? चाइनीज डिप्लोमेट्स का चाइनीज एम्बेसी को क्यों नहीं घेरते? हमारे 20 जवानों ने शहादत दी है और कोई मजाक नहीं है। मैं तो समझता हूं बिल्कुल बहुत स्ट्रांग, जब तक चाइना को मैसेज नहीं जाएगा कंप्रीहेंसिवली, डायरेक्टली, जब तक आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, डिप्लोमेटिक नहीं बोलोगे। कल परसों भी हमारे मिलिट्री अटैची और वो वहां पे बीजिंग में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैं मानता हूं, बात करिए, फैसला कीजिए, सुलझा लीजिए, वापस चले जाइए, लेकिन इस बार अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आप इंटरनेशनली नहीं, नेबरहुड में आपका जो दुनिया आपकी तरफ देखती है, चाइना का नेबरहुड में हमारे सिवाय कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री साफ संकेत दे रहे हैं जनदयाल, जब प्रधानमंत्री आतंकवाद विस्तारवाद को जोड़ रहे हैं तो दोनों पर निशाना साध रहे हैं। सीधा नाम नहीं लिया तो क्या हो गया? सीधा दुनिया जानती है ना किसके बारे में बात हो रही है। देखिए, देखिए कल लाल किले का मौका था और लाल किले से मैं नहीं समझता डिप्लोमेटिकली ऐसी चीजें करनी चाहिए, लेकिन पहले भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नरसिम्हा राव जी की तो कमजोर सी सरकार थी, माइनॉरिटी की सरकार थी। 93-94 में उन्होंने, अगर आप उठा के देखें स्पीच, तो पाकिस्तान को बहुत खरी खरी कही थी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मौका था, जो बोला उन्होंने अच्छा बोला, ठीक बोला, और सैनिकों के लिए बहुत अच्छी बात की। लेकिन मैं तो ग्राउंड की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कार्रवाई ग्राउंड की बात कर रहा हूं। संदीप जी, मैं गलत बोल रहा हूं? चाइनीज एम्बेसी को घेरा, काले झंडे दिखाए, हर रोज उसके एम्बेसडर की मूवमेंट बंद की लोगों ने। लोग भी तो करें। देश, देखिए साहब, देश, फिर आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो ये चीन और पाकिस्तान, देखिए जनरल कुलकर्णी, थोड़ा दर्शकों को ये समझाइए, पाकिस्तान की हम कमर तोड़ रहे हैं, पाकिस्तान को दुनिया के सामने हमने एक्सपोज भी किया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ मोर्चा एक साथ शायद पहली बार सीधे सीधे खुलकर खोला जा रहा है। यह एक जोखिम है क्या? जो बात अभी कर्नल दानवीर भी कह रहे थे, और इसीलिए मैंने कहा इनकी रंगा बिल्ला की जोड़ी है। चीन पूर्व में कुछ कर रहा है, क्या वो एक कवर फायर दे रहा है दरअसल पाकिस्तान को कि तुम इधर पश्चिम से भी कुछ कर लो? अब वो दोनों की मिलीजुली कबड्डी से भी हमें जूझने के लिए तैयार रहना होगा ना। संदीप, ऐसे है कि पाकिस्तान जो है वो आज चीन का पिट्ठू बन गया है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज शैटर्ड। उसको आप देखिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में क्या हाल है। आप देखिए सऊदी अरेबिया से लोन लिया है, चीन से $1 बिलियन लेके वो सऊदी अरेबिया को दे रहा है। वहां सऊदी अरेबिया उसका तेल बंद करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में आप देखिएगा कि चीन के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों को मार रहे हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार उनको कह रही है आप चुपचाप बैठे रहिएगा, चीन के बरखलाफ बात मत कीजिएगा। ये एक मिली भगत है। चीन का पिट्ठू है पाकिस्तान अब वही करेगा। यहां तक कि चीन जो है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को भी पैसे दे रहा है कि आप जाए और आतंकवाद को हिंदुस्तान। बिल्कुल, मैं उस पॉइंट पर आना चाह रहा था जनरल कुलकर्णी। आतंकवाद ऐसा नहीं है पाकिस्तान ही कर रहा है, उस आतंकवाद को सपोर्ट मॉनेटरली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली जो दे रहा है वो चीन दे रहा है इन आतंकी फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में। इसमें देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज की भी एक जबरदस्त बिजनेस है। वो $20 बिलियन का बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो प्याज से लेकर के, सीमेंट से लेकर के, हथियार से लेकर के सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो वो पैसे कमा रही है। उसके बावजूद भी चीन जो है वो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उनको पैसे दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और आतंक फैला। लेकिन अब चीन का उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि हिंदुस्तान के साथ बातचीत करते रहो। आप चीन को क्या चाहिए? चीन को चाहिए कि उसका व्यापार बढ़े, और हम लोगों ने क्या किया, उसके व्यापार के टैप को बंद करने की कोशिश की। अब चीन को लग रही है चोट। अब कि हिंदुस्तान जो है एक इतना 130 करोड़ पीपल, इतनी आबादी वाला देश, जो चीन के वहां चीन को फायदा होता अगर चीन हमारे साथ अपना नॉर्मल इकोनॉमिक, तो वी आर हर्टिंग देम फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक मोर्चे पर हम उन्हें हर्ट कर रहे हैं। एक मिनट, राजीव प्रताप रूडी स्क्रीन पर राजीव प्रताप रूडी, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं और सामरिक भी। चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ मोर्चा जो हम खोल रहे हैं, इसमें एक जोखिम भी है ना, पर मोर्चा खोलना जरूरी भी है। देखिए चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले मैं दो विषय पर आना चाहूंगा, और मेरा ये विश्लेषण इसके बाद मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। पहले तो मुझे जो जनरल्स हैं जिन्होंने फौज में काम किया है, तो मैं मान के चलता हूं ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि अब अवकाश प्राप्त की स्थिति में है और इनका ज्ञान ज़्यादा है।
और इनके कंटेम्परेरीज जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो फौज में एक्शन में हैं, उनको क्या कदम उठाना चाहिए, शायद इस टेलीविज़न चैनल से हम पूरे देश के फ़ौज को बताने में सक्षम होते हैं। और ये कॉम्पिटेंसी पर मेरी कोई चुनौती नहीं हो सकती है कि सरकार को ऐसे करना चाहिए। जब बात आप लोग फौज के मूवमेंट का, अगर वो मान लीजिए अगर किसी का ऐसा मानना है कि वो अंदर आया है तो हम कल बाहर भी पीछे ठेल सकते हैं उसको, अगर उसका बातचीत का दौर चल रहा है। तो बार बार सरकार को ये बताना कि ये चीज़ आपने कमी हो गई है, तो सरकार में किसने आके आप सब लोगों को बताया है कि हम लोगों ने इतना सीड कर दिया है, या कहाँ से वो, कौन सा ऐसा सरकारी वक्तव्य है जिसके आधार पर, और कौन सा ऐसा देश होगा, अमेरिका होगा या फ्रांस होगा या जर्मनी होगा या चाइना होगा, जहां अपने ही फौज के लोग बैठ करके लोगों को समझाना चाहते हैं फिंगर 4 और फिंगर 6 और दुनिया के सबसे बड़े एनालिसिस लेकर के हम लोग टेलीविजन चैनल पर बैठ करके देश को समझाना चाहते हैं कि देश की फौज चूक गई है। तो इस विषय पर जब भी चर्चा होगा तो एक प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन का पंडौरा लेकर के हम लोग लोगों तक संवाद पहुंचाते हैं। तो इस पर तो मेरी कड़ी टिप्पणी है। और क्या रास्ता होगा अगर वो मान लीजिए फिंगर 4 फिंगर 8 जिसके बारे में सबको बड़ा ज्ञान है और हम आप इस चैनल से कहते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई करके उसको दुरुस्त कर देना चाहिए, तो वो ज्ञान उनके कंटेम्परेरी फौजियों के पास भी होगा जो वो नहीं कर रहे हैं। तो मतलब चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, कोई चर्चा ना हो, इनके पास जानकारी नहीं है। खत्म। मैं एक बात, दूसरी बात नहीं, सब ज्ञान के पिटारे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि फौज वहां जो इनके समकक्ष के लोग खड़े हैं, दानवीर को स्क्रीन पर लाइए, टेलीविजन चाड़े पर बैठे हुए हो, जानकार और मजबूत है। चलिए दूसरा विषय जिस तरह से जनरल कुलकर्णी चर्चा हो रही है, एक्सपोज हो रहे हैं रूप से देश के सामने किस प्रकार से, नहीं बड़ा कड़वा लगेगा क्योंकि रोज बैठ करके टेलीविजन नहीं कड़वा हमसे ज्यादा तो आपको लग रहा है, और जब आपका जायका चेहरे पे जो आपके जो भाव है उससे दिख रहा है कि आपको जायका कितना कड़वा लग रहा है। आप जनरल साहब सुन लीजिए, सब देश भर के जनरल कमजोर हो गए हैं और टेलीविजन पर बैठने वाले जनरल बोला, ये आपने कहां से ये डिड्यूस कर लिया राजीव प्रताप जी? होती है और सरकार नीतिगत तरीके से जनरल फौजी पैनलिस्ट ने ये बोला कि जो अभी प्रेजेंट जनरल है वो कमजोर हो गया है, उनकी रणनीति बेकार हो गई है। कैन यू कोट वन प्लीज? कैन यू कोट वन प्लीज? गूगल द नॉलेज, कैन यू कोट वन प्लीज? व्हाई कांट यू लिसन? यू आर अ फौजी, प्लीज लिसन. Please, just a second. No, I will. But you are giving a very broad brush allegation. Talk about the why are you so desperate about it? Why can't you listen, boss? I was listening to whatever you said. You said I don't have knowledge. I'm not an expert on China. I'm not an expert on China and I will not speak on China. But those people who speak about China without being on the front and try to demoralize the Indian armed forces, I'm absolutely demoralize कैसे हो रही है फौज? Just a second. अरे भाई संदीप जी दूसरा पॉइंट पर आने दीजिए मुझे। हाँ बताइए सर राजीव प्रताप। इकोनॉमिक अटैक, the second attack, the economic attack, and what General Kulkarni, it's a discussion worth saying that it's a long-term strategy to fight out China. We have already become a victim there because the economy is so badly entrenched with that. We are trying to change that. ये बात तो समझ में आती है, लेकिन टेलीविजन चैनल पर 2 तस्वीरें लगा करके फिंगर 4 और फिंगर 8 के बारे में पूरे देश को समझाना और उसके बाद क्यों ना समझाया जाए? नहीं 1 मिनट क्यों ना बताया जाए राजीव प्रताप रूडी? ऐसे नहीं करते, क्यों ना बताया जाए? पूरी दुनिया में भारत के फौज को कमजोर दिखाना चाहते हैं। नहीं, कौन कमजोर दिखा रहा है? बिल्कुल आप गलत बयानी कर रहे हैं। कौन कमजोर दिखा रहा है? आप लोग बात ही वही कर रहे हैं। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मिसलीड करते हैं भारत। नहीं, बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रहे हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अप्रैल की यथास्थिति बन गई, कैसे बन गई? कोई ऐसा डिबेट नहीं होता जी नहीं, आप मिसलीड कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। डिबेट करते हैं देश को कमजोर दिखाने जी नहीं, ये नहीं, देश को कमजोर करने का, देश को मजबूत करने का आप ही ने ठेका ले लिया, बाकी सब देशद्रोही हो गए। नहीं राजीव प्रताप रूडी, ये मैं बिल्कुल नहीं सहन करूंगा। आप अपने आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। परसेप्शन है साहब। 9/11 की घटना हुई, WTO में एक वर्ल्ड सेंटर टूटा, एक बॉडी नहीं दिखाता है दुनिया का स्टैंडिंग। तो यहाँ पर किसने बॉडी दिखा दी? सवाल नहीं पूछे जाएंगे, का पिटारा है, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सरकार से सवाल मत पूछो, सेना से मत पूछो, पुलिस से मत पूछो, किससे सवाल पूछे? सवाल भी ना पूछे। संदीप जी आप लोग आजादी का अभी पर्व मनाया है, किस बात की आजादी की बात कर रहे हैं? सवाल भी नहीं पूछ सकते। आप करें साहब फिंगर 4 फिंगर 8 फिंगर 4, देश की फौज कमजोर है क्या? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है देश की फौज कमजोर है? पर हमें यह पता होना चाहिए घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है। वो अंदर आए, हमारे 20 सैनिक मारे गए ना, उन्होंने शहादत दी ना, इस पर सवाल ना पूछें, भूल जाएं उनकी शहादत। लिया गया है, पहले भी लिया गया, आगे भी लिया जाएगा। बैठ करके दिन भर राहुल गांधी के बयान को लेकर, राहुल गांधी के बयान की बात नहीं है यहाँ पर, राहुल गांधी के बयान की बात नहीं है।
राहुल गांधी को छोड़िए, आप उसको अटैक कीजिए। यहाँ पर 4 जनरल्स बैठे हुए हैं, आप उनको अटैक कर रहे हैं कि उनको क्या पता फौज का। अब ये रिटायरमेंट के बाद बहुत ज्ञान मिल गया है, आप ये बातें कर रहे हैं। आप सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? यू कांट इवन रिस्पेक्ट योर जनरल्स। राजीव प्रताप रूडी, I respect the generals. No, you're not respecting them. आप उनको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने की सीधे आरोप कर रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। No general should make a comment about their colleagues that they have lost or won. They should stand by this. किसने कमेंट दिया है? किसने कमेंट दिया है? Come on, what you are doing to the nation? And every general should understand that there are his contemporaries who are defending the borders. तो वो तो कर ही रहे हैं negotiations with their counterparts to defend the country. नहीं, तो आप मतलब ये जनरल्स जिन्होंने 35, 40 साल इस देश के लिए अपनी जान लाइन ऑफ फायर में लगा दी, आप उनको बता रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। Like what we discuss. आप प्राउड फौजीज का अपमान कर रहे हैं। में इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है कि अपने फौज को कमजोर दिखाने की जो चर्चा आप लोग करते हैं। मेरे नाम के आगे कर्नल से किसी और कर्नल को जोड़कर देख रहे हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस कर्नल की बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे कौन क्या बात कर रहा है। मैं वो वाला कर्नल नहीं हूँ जिसको आप कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं वो वाला कर्नल नहीं हूँ। आप लोग, मैं वो वाला कर्नल नहीं हूँ। और इस चैनल पर, इस प्रोग्राम में इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप फुल्ली मिस इन्फॉर्म्ड हैं, डिल्यूजन हैं और कंफ्यूज्ड हैं। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि आप जो है आवाज घोटना चाह रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का डिस्कशन डिबेट नहीं होना चाहिए। देशवासियों को कोई हक नहीं है कि क्या बॉर्डर पर चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है राजीव प्रताप रूडी। अच्छी बात नहीं, मैं इसको यहीं पर विराम लगाता हूं। 1 मिनट राजीव प्रताप रूडी, और आपने जो जनरल्स के बारे में कहा, मैं खुद अपोलोजाइज कर रहा हूं, आप छोड़िए, मैं जनरल से अपोलोजाइज कर रहा हूं। नहीं राजीव प्रताप रूडी, लेट्स एंड दिस मैटर ओवर हियर। ये प्राउड सोल्जर्स हैं, ये प्राउड सोल्जर्स हैं। नहीं, आप इनको मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और इनकी एक्सपर्टीज पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इन प्राउड फौजीज को बुला रहा हूं तो हम संयम से चर्चा करते हैं, सोच समझकर संभल कर चर्चा करते हैं। नहीं, हम यहाँ ताली भी बजाने के लिए नहीं है, लेकिन हम किसी को गाली नहीं देते। ऐसा बुद्धि लगाते हैं जिसको सब देश में जी नहीं। 1 मिनट, जनरल सिवाच और जनरल दयाल स्क्रीन पर, और जनरल सिवाच, जनरल दयाल, आई अपोलोजाइज। मेरे शो पर आपकी एक्सपर्टीज, आपकी काबिलियत पर सवाल उठे, लेकिन मैं फिर से मुद्दे पर आ रहा हूं। मेरा सवाल यह था जनरल सिवाच, बड़ा सिंपल, मेरा सीधा सवाल। देखिए, हम 2 मोर्चे खोल रहे हैं। हम पाकिस्तान को तोड़ते थे, उनकी अकड़ निकाली, दुनिया के सामने एक्सपोज किया, पर एक तरफ मोर्चा होता था, चीन के साथ हम मोर्चा नहीं खोलते थे। अब दोनों जगह जो मोर्चा खोला है, यह अपने आप में एक बड़ा रिस्क है, और जब खोला है तो ये बात दूर तक जानी चाहिए ना। फिर तो CPEC पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी ही जमीन पर बन रहा है, फिर हमें उस पर भी नजर डालनी चाहिए। DSDBO दरबुक शोक रोड का आपने जिक्र किया, वो दर्द दे रहा था पाकिस्तान को, चाइना को, इसीलिए उसने घुसपैठ की। तो CPEC हमें क्यों नहीं दर्द देता, या उनको हम वहां पर जवाब दें। देखो, बिल्कुल संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आप कह रहे हो कि हमने दोनों फ्रंट क्यों खोले, ये हमने तो नहीं खोले, हम तो पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे आज तक। अगर पाकिस्तान ने कोई हकामत की है कि वो टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने उसको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी सारी कामयाबी को फेल कर दिया है। आप देखो कि लास्ट 1 साल में हमने कम से कम 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे, उनके लीडर मार दिए। और आज पाकिस्तान के हालात क्या है आपको पता है, $115 बिलियन का कर्ज है, वो एक प्रकार का एक्सटेंडेड स्टेट बन गई चीन की, और उसका आज उसके पास कोई दोस्त नहीं। तो एक प्रकार के पाकिस्तान तो बहुत बुरी हालात में है, पर आज वो उल्टा हो गया। पहले पाकिस्तान को चीन हेल्प करता था, आज चीन को पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ी है। जिस प्रकार से वो अभी हमारे साथ तनाव चल रहा है लद्दाख में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हेल्प के चरण में गिलगित बाल्टिस्तान में उसको स्कार्दू का एयरफील्ड भी दे दिया। मगर मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत सक्षम है दोनों तरफ से करने के लिए, पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी। चीन भी डरा हुआ है, चीन को कहीं ना कहीं डर इस बात का है
कि जिस प्रकार से हमारी स्टेटमेंट पास हुई है अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में, और क्योंकि हमने जो अभी दौलत बेग ओल्डी जिसको सब सेक्टर नॉर्थ है वहां पर अपना जमावड़ा बढ़ा लिया है, और उसके अंदर काबिलियत है कि आप अगर वेस्ट में आपके गिलगित बाल्टिस्तान है और ईस्ट में आपके अक्साई चीन है, हमारी काबिलियत है अभी हम गिलगित बाल्टिस्तान भी जा सकते हैं, और अगर ईस्ट में चले तो अक्साई चीन तक सिंगजांग प्रोविंस से लासा तक की जो उसका नेशनल हाईवे है समझ गया जनरल दयाल। तो मतलब अगर मैं कहूं LAC टू LOC प्लान से काबू में आएंगे, ये काबू कर पाएंगे हम पाकिस्तान चीन को? देखिए संदीप, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ आज के फौजी नहीं हैं, हम पैदाइशी फौजी हैं। हम पैदाइशी फौजी हैं और हमारे बच्चे भी फौज में हैं, तो हमारे बच्चे नालायक नहीं हो सकते, बहुत लायक हैं। और आज की जनरलशिप पर हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है। आज की मैं पहले दिन से हर टेलीविजन चैनल पे बोलता हूं कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और उसमें हम कोई वो राय नहीं देते। हम जो मुद्दे की बात कर रहे हैं वो ये है कि चाइना ने कहीं ना कहीं विश्वासघात किया, और चाइना विश्वासघात फिर करेगा अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो। और हम बिल्कुल कह रहे हैं, और मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, और मैं ये तथ्यों के साथ कह रहा हूं 1967 के बाद आज तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स ने इंदिरा गांधी के बाद डायरेक्टली चाइना को क्रिटिसाइज किया हो, चाइनीज प्रीमियर को क्रिटिसाइज किया हो, तो आप स्टेटमेंट दीजिए साहब, बता दीजिए साहब। चाइना के साथ पॉलिटिको डिप्लोमेटिक लीडरशिप बहुत दिन से एक सॉफ्ट पैडलिंग करके एक संधि करना चाहती है हर चीज के लिए, जो कि 93 में भी मैं उसका क्रिटिक था, जब वो हुआ था, 94 में भी क्रिटिक था मैं, कि चाइना करेगा। चाइना और पाकिस्तान का एक दस्तूर है साहब, उनका एक थाली के अट्टे बट्टे हैं, धोखेबाज लोग हैं। चाइना ने किसके साथ धोखा नहीं किया है टेरिटोरियल मैटर्स में, तो वो करेगा साहब अगर आप सतर्क नहीं रहोगे। और भारतीय सेना चाइना के अगेंस्ट भी उसी तरह खड़ी है, और मैंने पहले कहा 6 साल में हमने कमर तोड़ दी पाकिस्तान की, क्योंकि हमने बोला हमें आपसे कुछ नहीं बात करना, हमें आपसे कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं चाहिए। मैं कहता हूं हमारी लाइन चाइना के साथ भी यही होनी चाहिए। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? ठीक है, मैं कह रहा हूं हमारी, और सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे कर्नल दानवीर? सवाल क्यों ना पूछें? बिल्कुल सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? अगर घुसपैठ हुई है, हमारे देशवासी उनके लिए हमारे 20 जांबाज अपने जान न्यौछावर कर देते, हम सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने का हक बनता है। देश मेरा भी है, आपका भी है, राजीव प्रताप रूडी का भी है। राजीव प्रताप रूडी क्या बोल रहे हैं? बोल, आवाज बढ़ाइए। हाँ, तो ये देश हम सबका है, हम बिल्कुल सवाल पूछेंगे, जवाब की भी उम्मीद रखेंगे। और मैं इसको एक कदम आगे लेके जाऊंगा। इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसके लिए हम क्या रिफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारे सवाल भी आएंगे। हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारे के सारे टैक्स पे करते हैं, देश से हमें प्रेम है। हम जैसा जनरल दयाल ने बोला, हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कोई कल के फौजी नहीं है, हम जनरेशनल फौजी हैं, बाप दादाओं ने फौज में नौकरी करी है, बच्चे फौज में हैं। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं वहां बैठ के कि हमें किसी इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, गैर जिम्मेवाराना बात कर रहे हैं, करते हैं, कितनी शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। और आज का ये जो प्रोग्राम का टेकअवे मेरे लिए ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, ये स्टेटमेंट था कि ये अपने फायदे के लिए अपने और आप लोग जैसे कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। नहीं, आपको ये भी नहीं पता है श्रीमान, आपको पॉलिटिकल क्लास का क्या मतलब है? आप साहब इज्जत का ख्याल है। आफ्टर ऑल एंड ऑफ द डे वी हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिकॉज़ you all, no one can stop you to say that you are wrong when you are outside the armed forces, when you are sitting on a television channel, you have all the knowledge। तो भाई साहब, आप मेरे को बताइए, अगर हम फौज में होते तो टेलीविजन चैनल पे नहीं बोलते, वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम फौज में जरूर बोलते। हम सारे के सारे प्रोफेशनली ऑनेस्ट लोग हैं, आपका लैंग्वेज हम प्रोफेशनल क्रिटिसिज्म करते थे फौज में, अभी भी होता है। और ये कहानी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर है, किस तरीके से ले। और आई एम प्राउड ऑफ मोदी, आई एम प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी, I'm proud of Mr. Modi, but unfortunately आप जैसे लोग प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको नीचा करते हैं। आप जैसे लोग इतनी छोटी बात करके जो इतना बड़ा पर्सपेक्टिव है उसको नीचा दिखाते हैं, ये शर्म की बात है। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। राजीव प्रताप रूडी, सवाल बड़ा सीधा। देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री कुछ बोले, उसे अंतिम सत्य मान ले, कोई सवाल ना पूछा जाए? नहीं साहब, बिल्कुल पूछा जाए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और कल
उन्होंने बहुत सारे विषयों के बारे में कहा, लद्दाख के बारे में कहा, FDI के बारे में कहा, सेल्फ रिलायंस के बारे में कहा। वो सब विषयों पर चर्चा करने में कोई आपत्ति। देखिए, मैं फिर बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम चीन के साथ आर्थिक विश्लेषण में किस तरह से हमें अगले 10 वर्षों तक चलना है, इस पर विश्लेषण क्या हो, लेकिन जैसे ही आप चिन्हित करके फौज के गतिविधि की ये फलाने स्थान से फलाने स्थान में आ गए, फलाने स्थान में पीछे चले गए, ये कब्जा कर लिया, ये शब्द को गलत उपयोग करते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप एक प्रकार से देश के, क्योंकि मैं तो हूं नहीं वहां, ना आप लोगों में से कोई है व्यक्ति वहां, और हमें देश की सरकार के साथ, अगर किसी ने अगर औपचारिक रूप से आके कहा है, भारत में किसी ने कहा है, देश का कोई ऐसा शख्सियत जिसने आके कहा हो जो सरकार का तंत्र हो कि हमने जमीन गंवा दिया है, किसी ने नहीं कहा है। लेकिन उसमें आपकी अपनी जानकारी के हिसाब से आप लोग ये स्वीकार करते हैं और बार बार देश के मोराल को कमजोर करते हैं, और हमारे मोराल को नहीं कमजोर करते। हम तो फिर भी अच्छा, सेना का इससे मनोबल कम हो जाता है, आप ये बात कह रहे हैं। मुकेश नायक रिस्पॉन्ड करेंगे, सवाल पूछने से मनोबल कम होता है सेना का। देखिए, ये पूरे देश को चुप करना चाहते हैं। यही अधिनायकवाद की प्रवृत्ति है जो पिछले 5 साल से इस देश में चल रही है। ठीक कहा जनरल दयाल ने कि चाइना के साथ हमने हमेशा अपीजमेंट की प्रवृत्ति के तौर तरीके को अपनाया। हमारे प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उनका रोड शो करते हैं अहमदाबाद में, और उनकी सेना हमारे देश में घुसपैठ करती है। भारत का पूरा बाजार हमने चाइना के हाथ में सौंप दिया है। आपको आयात और निर्यात का संतुलन तो देखो इन 5 सालों में कितना बड़ा है। कुछ का कुछ बोलना हो, दिन भर बोलते रहिएगा आप लोग, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा, कुछ पता तो है नहीं। अपना सोनिया जी क्या करने गई थी ओलंपिक्स गेम के पहले चीन में, और वहां जाके उसके पार्टी से अरे आपने क्या किया जब आप इसके डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे? छोड़िए, आप लोगों से बात करना, कुछ पॉलिटिकल बात तो होती नहीं है। ये निजी आक्षेप नहीं, मैं रोक रहा हूं दोनों को। देखिए, निजी आक्षेप कतई नहीं, नहीं राजीव, निजी आक्षेप बिल्कुल नहीं, और सवाल तो पूछे जाएंगे। ये देश लोकतंत्र है, जमहूरियत है। कल ही हमने आज़ादी का पर्व मनाया है, और आज़ादी के मतलब ये होते हैं कि आप सवाल भी पूछें, जिम्मेदार नागरिक भी बने, जवाबदेही भी तय हो सरकारों की। सरकारों की जवाबदेही तय की जाएगी, की जाती रहेगी। हम सवाल जरूर पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।